माँ भारती का भाले वीरों से ही दमकेगा। माँ भारती का भाले वीरों से ही दमकेगा। पूजा शहीदों की करो नित देश बदलेगा। भाव आते रहे शब्द लिखती गई। मन में था जो जुनूं कम न करती गई। प्यार मिलता गया प्रेम लिखती गई। लिखते लिखते ही मैं इस नेहा बन गई। लिखते लिखते ही मैं इस नेहा बन गई। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका डीबीएम न्यूज़ में। मैं आपके साथ विवेक उनियाल। डीबीएम न्यूज़ फिर चल पड़ा है अपने खास कार्यक्रम विशेष मुलाकात के लिए। और आज विशेष मुलाकात करेंगे हम साहित्य से जुड़े लोगों से। वो साहित्य जो ओतप्रोत कर देने वाला है, उस साहित्य की विधा से जुड़े हुए आज हमारे साथ होंगे श्रीमती ममता जोशी स्नेहा जी। उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि कैसे उनका जो ये साहित्य का सफ़र है ये शुरू हुआ और साहित्य आज किस सीमा पर है। बहुत बहुत स्वागत है जोशी जी आपका। धन्यवाद सर। जी, तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे दर्शक आपका सूक्ष्म सा थोड़ा परिचय चाहते हैं, तो आप हमारे दर्शकों के लिए। जी, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं ममता जोशी स्नेहा टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ और मेरा जो मूल जन्म है वो है लिखवार गांव। पैनुली वंश की बेटी हूँ और लमगांव सुजड़ गांव मेरा ससुराल है जोशी में। और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो मेरी गांव से ही हुई। उसके बाद इंटर कॉलेज कोटाल गांव से मैंने इंटर किया और बीए मैंने लमगांव राजकीय महाविद्यालय लमगांव चौंड से किया। उसके बाद मैंने एमए किया और बीएड किया। बीएड के बाद फिर मैंने डबल एमए हिस्ट्री से किया और उसके बाद साहित्य से जुड़ चुकी। जोशी जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, आपने इस बात में देखा कि आप गांव से जुड़े हुए हैं, गांव से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है और साहित्य का सफ़र आपका कहाँ से हुआ है? सर साहित्यिक सफ़र जो है वो मैं जब 9th में थी तो 9th से मैं लिखना शुरू कर रही थी। पर लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि आगे जाके मैं बढ़ूँगी, क्योंकि सबसे पहले होता क्या है कि हमारे हर कोई भी इंसान हो, कोई ना कोई प्रतिभा उसके अंदर छिपी होती है। पर लेकिन उसे बाहर निकालने के लिए हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। और जब हमें वो मंच मिल जाता है तो तब जाके हमारा वो जो साहित्यिक सफ़र हो या कोई भी सफ़र हो तो वो पूरा होता है। तो मैं जब 9th में थी तब से मैं लिखती थी और पेजों को फाड़ती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आगे जाके मतलब ये काम आएंगे। कहानी लिखती थी, कभी कभी मैं शेर व शायरी लिख देती थी। और आज मेरी सहेलियाँ बोलती है कि तू तब भी लिखती है। तो तब से फिर ये उसके बाद मेरी पढ़ाई मैंने जब पढ़ाई की है बीए किया, उसके बाद मेरी शादी हो गई। जब मैं फाइनल में थी तो मेरी शादी हो गई। उसके बाद लिखना तो कहाँ होता है इतना। लेकिन मेरे ससुराल में सबने मेरा सपोर्ट किया, पढ़ाई कभी नहीं रोकी उन्होंने। ससुराल शादी के बाद ही मैंने एमए बीएड डबल एमए किया। और जब कोरोना काल शुरू हुआ जहाँ पे लोगों ने बहुत कुछ खोया भी है, लेकिन मुझे लगता है कि उस समय साहित्य ने अपनी प्रगति में बहुत साहित्य ने प्रगति बहुत की उस समय, क्योंकि लोग अंदर बैठे हुए थे। तो अंदर जब लोग बैठे थे तो उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था बाहर जाने के लिए। तो हमारे पास उस समय लोगों ने रामायण देखना बहुत पसंद किया। मतलब जब भी टाइम होता था कि 7 बज गए तो हर बच्चा भी, जिन्हें रामायण के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आज भी कहाँ देखते हो इतना, लेकिन उस समय उन्होंने रामायण देखनी शुरू करी। क्योंकि उस समय हालात ही ऐसे हो गए थे कि सबको चिंता थी अपने जीवित रहने की। तो रामायण देखी तो हमारे पास भी ऐसे ही था कि क्या करना अंदर ही अंदर बैठ के। तो हमने भी फिर से शुरू अपनी लेखनी को, कलम को अपनी शुरू किया और तब से लेके आज तक निरंतर लिखती जा रही हूँ। अगर मैं बात करूँ, आप कह रहे हैं आप गांव में रहे हैं, तो गांव में हमने बहुत जगह पर ये भी देखा है कि
जब गांव की जो महिलाएं होती हैं वो घास लेने के लिए जब पहाड़ों पर जाती हैं तो एक महिला दूसरे पहाड़ पर है, एक महिला दूसरे पहाड़ पर है, और उस साहित्य के माध्यम से कुछ शब्दों को गानों में पिरो करके, लय में पिरो करके अपनी अपनी बातें बोलती थी। तो क्या आपने वो दौर देखा है? जी, मैंने भी बहुत, मैं जब इंटर तक की पढ़ाई मैंने गाँव से की, तो उस समय क्या होता था कि हम भी संडे के दिन हम भी जंगल जाते थे। मैंने बहुत काम कर रखा, मम्मी को लेने जाती थी, मेरी माँ जब जाती थी जंगल में, और मैं खुद भी जाती थी। मैंने घास, बाँझ ये सब चीज़ कर रखा गाँव में, पूरी चीज़ें कर रखी। तो इतना मतलब आज मुझे सच में लगता कि मतलब मैं वहाँ गई, मतलब विश्वास ही नहीं होता है इतनी चोटियों पे। तो जैसे यहाँ से मैं गाऊंगी तो उधर से तब तक वो उसका जवाब देती थी कि मतलब कि हमारा हो गए घास, या कुछ याद आती थी उन्हें अपने मायके की कि क्या कठिनाई, बहुत कठिनाई है गांव में, तो उन्हें बहुत याद आती थी। तो तब वो मतलब खुद में अपने, जब उन्हें अपने मायके की याद आती थी तो याद में वो गाने गाते थे, दो दो पंक्ति जैसे शेरो शायरी बोलो, तो उस तरीके के वो कोई कोई पंक्तियाँ आपको उस समय की याद हैं जो आपके गांव के लोग या कुछ गाते होंगे, उस समय का कोई याद है आपको? तो एक बार मेरी माँ भी नहीं थी घर में और मैं गई थी चाची और भाभी लोगों के साथ, तो मैं कांटों में गिर गई और मेरे पाँव में सारी जगह छलनी छलनी हो गई। तो मुझे भी बहुत दुख हुआ क्योंकि जाते कम थे हम, तो एक संडे के दिन जाते थे। तो तब मैंने भी दो लाइनें ऐसी बनाई थी कि हे माँ चांदी को बटन, चांदी को बटन, और तुमने तो ये नहीं ऐस करना, मैंने इन्हीं घास कटना, क्योंकि मम्मी हैदराबाद जा रखी थी उस समय। तो ये चीज़ें ऐसे इस तरीके के गीत बनाते थे, इस तरीके से। बाजूबंद टाइप, जैसे झुमेलो, हाँ, बाजूबंद, ऐसी इसी रचनाएँ। तरीके से, हाँ जी, बस। जोशी जी, एक सबसे बड़ा सवाल आ जाता है, जो गांव आज से पहले हुआ करता था, आज से 20-22 साल पहले जो चहल पहल हुआ करती थी, जब लोग घरों में रहते थे, वनों में जाते थे अपने गाय बकरी को चराने के लिए, बैलों को चराने के लिए, लेकिन अब वो गांव वो नहीं रहे जो पहले था। गांव भी पूरा सुनसान पड़ चुका है, सबने पलायन कर दिया है। तो इस पलायन पे जो है बहुत सारे कवि भी आगे आकर के आते हैं, अपनी रचनाओं में कहते हैं। जैसे एक कवि ने भी कहा है कि रहती झाड़ी शीशम की जिस आंगन में हम खेले थे, वृश्चिक विषधर रहते हैं जिन कमरों में हम सोए थे, दृष्टांत देखकर पूर्व का भूमि आज तरसती है, देखकर जन्मभूमि की हालत आंखें मेरी बरसती हैं। इस प्रकार की कई रचनाएं भी हैं जो आगे आते हैं। बहुत समाज सेवी कवि इस पे जो है आगे कार्य कर रहे हैं पलायन के विषय में। तो आपको क्या लगता है इस अ, सबसे पहले तो ये है कि वास्तव में बहुत दुख होता है, क्योंकि उस समय की जब यादें आती है, क्योंकि मैं तो शादी के 5 साल भी अपने ससुराल में रही, उसके बाद जाके जब मैं बीएड करने आई तब आई यहाँ। तो आज सच में जहाँ हमने इतने साल घास काटे वो जगहें मुझे बहुत याद आती है, और जब मैं 1 महीने की छुट्टी जाती हूँ मायके हो या ससुराल, पूरी जगह घूम के काम करके आती हूँ, यादें ना, तो दुख होता है, क्योंकि जब उस समय कठिनाई भी बहुत की हमने, तब ज़्यादा यादें आती है। आज तो घर पे मतलब शहर और गांव में आज कुछ फर्क नहीं रहा वैसे, क्योंकि सारी जगह वो मकान अब दिखाई नहीं देते हैं, पानी घर घर जा रखा। पहले तो हम धारे से लाते थे, रोड घर पे चले गई सबकी, बिजली पानी किसी चीज़ की नहीं। लेकिन जब हमारा टाइम था उस समय तो हमने भी बहुत कठिनाई की है। तो पलायन तो एक मुद्दा बन गया, क्योंकि पलायन लोगों ने, एक तो सबसे पहली बात है कि वहाँ पे रोजगार की कमी तो है, एक चीज़ तो ये है। शिक्षा स्वास्थ्य, ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि शिक्षा स्वास्थ्य की कमी है और रोजगार, ठीक है, 3 चीज़ें हैं जिसके कारण बाहर आना पड़ रहा सबको। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके पास इतना नहीं हो पा रहा, लेकिन वो बहुत सारी औरतें नारी ऐसी भी है कि नहीं वो चले गई तो मुझको भी जाना है, मतलब देखा देखी में भी लोग सब बस वो चले गई तो मुझे भी जाना है,
मतलब चाहे किसी की मजबूरी हो, ये एक शिकस और सी चल विकास गई। और हाँ, यही बन गया है कि बस ये चले गए तो मैं भी। तो आज शिक्षा के कारण भी लोग नीचे आ रहे। हर कोई सोचता है कि हमने तो इतनी अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की, तो शायद हमारे बच्चे कुछ अच्छे पोस्ट पर हो। लेकिन उन्हें ये भी नहीं पता कि जिन बच्चों के लिए हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, क्या बच्चे समझ रहे हो वो चीज़ें जिन्होंने मतलब यही चीज़ें है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की कमी के कारण ज़्यादा हो रहा है। इस पे थोड़ा सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि गांव में अच्छे-अच्छे शायद तब ना हो पलायन इतना। जी, जी, ये तो रही उत्तराखंड और अब हम बात करेंगे साहित्य की। तो आप वर्तमान समय में साहित्य को क्या देखती हैं? किस प्रकार से देखती हैं? वर्तमान समय में साहित्य की जो गतिविधियां हैं वो मतलब एकदम मध्यम वर्ग में है, क्योंकि साहित्यकार बहुत कोशिशें कर रहे हैं साहित्य को ऊंचे बढ़ाने में, अग्रसर करने में। जी, जी। जोशी जी, अगर एक बात हम देखें तो साहित्य जो है, जो लोग साहित्य को समझते हैं वो तो अभी तक पढ़ रहे हैं, लेकिन जो नवयुवक आ रहे हैं, जो 15 से 16 17 18 साल के जो युवा हैं, ये साहित्य को एक कविता के रूप में तो पढ़ सकते हैं। एक कविता के तौर पे अगर उन्हें कुछ पंक्तियाँ अच्छी लगती हैं तो उन्हें पढ़ रहे हैं, लेकिन वो मनोरंजन की दृष्टि से मात्र पढ़ रहे हैं, साहित्य को समझने की दृष्टि से नहीं पढ़ रहे हैं, साहित्य को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जिससे कि लगातार जो साहित्य के जो पाठक हैं वो कम होते हुए आ रहे हैं। तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे कि युवा अग्रसर क्यों नहीं हो पा रहा है साहित्य को लेकर? सबसे पहले बात ये है कि मोबाइल तकनीकी ने आज सब कुछ इतना कम कर दिया। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि मोबाइल गलत नहीं है, लेकिन जितनी ज़्यादा सुविधाएं हैं, अगर एक घर में 4 लोग हैं तो आपको नज़र आएंगे कि कोई आपस में बात नहीं कर रहे होंगे, सब अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं। तो उन्हें साहित्य, इसलिए भी साहित्य में कमी आ रही है, क्योंकि वो सब कुछ यूट्यूब में देख रहे हैं जितना जो कुछ देखना है। लेकिन साहित्य को आज लोग पढ़ना ही नहीं चाह रहे, बच्चे हो। तो इसमें सबसे पहले तो साहित्यकार भी, क्योंकि एक साहित्यकार खुद लिखने पे तो बहुत जोर दे रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है, सब कुछ लिख रहे, कहानी लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे, लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाह रहा है। मैम, आपसे एक सवाल मेरा ये है कि जो साहित्य है, क्या साहित्य रोजगार बन सकता है? रोजगार तो नहीं बन सकता, क्योंकि साहित्य जो है, साहित्य है एक साहित्यकार, उसके अंदर की कला है। क्योंकि साहित्यकार हर कोई नहीं बन सकता है, क्योंकि साहित्यकार वही बन सकता है जिसके अंदर संवेदना है। सबसे पहले वेदना हो, वेदना है, संवेदना है, सहन शक्ति है। देखना कोई भी साहित्यकार देखना आप, तो उसके अंदर जो ये संवेदना वाले गुण है, सरलता होती है। लेकिन जिसके अंदर गर्व हो, कभी साहित्यकार नहीं बन सकता है। जब गर्व आ जाता है, तो इसीलिए साहित्यकार की जो कला है, तो कला को तो कभी रोजगार से जुड़ा ही नहीं, जोड़ ही नहीं सकते हैं, है ना। जोशी जी, आपकी एक कविता भी है शिखरों के स्वर करके, जो आपका विमोचन अभी कुछ समय पहले हुआ था पुस्तक का। तो आपको कहाँ से मन में ये भाव आया कि अब मुझे जो है अपनी जो आपकी कविताएं थी, आपकी जो साहित्य था, जो रचना थी, उसको अब किताब की माला में पिरो दिया जाए? कहाँ से आपके मन में आया? तो सबसे पहले ये मेरा जुनून था। और जब किसी भी, कोई भी हो, मुझे जहाँ तक लगता है जिसके अंदर जुनून हो जाए ना, तो वो कोई भी काम हो, जहाँ तक मतलब आज देखो, एक नारी अंतरिक्ष तक चली गई, तो अंतरिक्ष तक जाना किसी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी बुक, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए इसलिए बड़ी बात है, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, एक मध्यम वर्ग परिवार से रही हूँ। 6 बहनें हैं, एक भाई है। तो सोचो कि एक जिस पापा की, जिस पिताजी की 6 लड़कियां हो, उसके लिए जीवन कितना कठिन होगा। लेकिन वो चीज़ें तो चलो कोई नहीं, वो तो है ना, वो तो उसके बाद जैसे लिखना शुरू किया, मेरी कविताएं बहुत हो गई थी, तो मुझे मेरा सपना पहले से ही था। जब मैंने लिखना शुरू किया तो मैंने बुक निकालनी है अपनी, क्योंकि मेरे जो अपने मामा जी है, प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी रहे, आदरणीय धीरज मणि कुड़ियाल जी, भानेवाला में, उनकी भी जब मैंने किताब पढ़ी थी,
तो मुझे पहले कुछ पता नहीं था, लेकिन शादी के बाद मेरे ससुर जी ने वो बुक रखी थी घर में। तो उस बुक पे जब मैंने पढ़ी तो उस समय भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरे मन में ये था कि मैंने किताब निकालनी है, किताब निकालनी है। और मैं गाँव से आज भी इतनी जुड़ी हुई हूँ कि यहाँ पे हमारा रहना मजबूरी है कि बच्चों को पढ़ाना और रोज़गार के कारण इसलिए हूँ। लेकिन मेरा मन हमेशा गाँव में रहता है, और 1 डेढ़ महीने में जब गाँव में जाती तो मैं पूरा मतलब 11 महीने का पूरा अनुभव वहाँ से लेकर आती हूँ। तो इसीलिए नाम भी मैंने शिखरों के स्वर इसीलिए रखे कि गाँव से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हूँ। तो ये चीज़ें तो इसमें सपोर्ट भी मेरा जो मार्गदर्शक आदरणीय थपलियाल जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरा। उन्होंने कहा कि कविताएं तो लिखते रहोगे, लेकिन इसे एक किताब का रूप दे दो। तो उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की। और आदरणीय प्रबोध उनियाल जी, काव्यांश प्रकाशक, उन्होंने भी अच्छे तरीके से उन्होंने बुक को प्रकाशित किया। इसमें आपने क्या-क्या संदेश दिए हैं इस किताब के? क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इस किताब में क्या-क्या संदेश आपने अपनी कविताओं के माध्यम से दिए हैं? इसमें सबसे पहले तो ये है कि मैंने पहले सरस्वती वंदना, मातृ वंदना, ये तो मुख्य है ही। लेकिन उसके बाद मैंने कि जैसे लोग चिल्लाते रहते हैं, जो लोग पलायन कर चुके हैं, वो कहते हैं कि पलायन कर रहे लोग, पलायन कर रहे। गांव में देखना आप, गांव में जितने भी लोग हैं, कोई किसी के मुंह से ये नहीं होगा कि क्यों कर दिया लोगों ने पलायन, है ना, पलायन कर रहे हैं। लेकिन पलायन पलायन चिल्लाने वाले हम ही लोग हैं जो पलायन कर चुके हैं, जबकि हमें पलायन पे चिल्लाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम खुद ही कर चुके हैं। तो इसी में मेरी जो रचना है, लोगों के तो पलायन पे है, लेकिन मेरी है कि क्यों करते हैं लोग पलायन। मतलब कविता का जो शीर्षक है कि क्यों करते हैं लोग पलायन, इसमें मैंने उसके कारकों को रखा है कि इस कारण से लोग पलायन करते हैं। तो गांव में खेती करने के लिए लोग बिल्कुल भी, क्योंकि खेती करेंगे भी लोग तो वहाँ बंदरों ने भी आतंक मचा रखे, भालू ने भी आतंक मचा रखे। अब इतनी मेहनत, किसी के घर में हल लगाने वाले कोई नहीं, 15-15, 16-1600 1-2 घंटे की दे रहे लोग। वो उतनी फसल होती नहीं है वहाँ, जो होती भी है उसे बंदर पूरा बंदर का आतंक से पूरा ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए लोगों का मन इससे भी हट गया कि जब खेती होनी नहीं, इससे अच्छा हम नीचे जाके देहरादून, ऋषिकेश कहीं जाके और काम कर ले। इसलिए भी लोग पलायन कर रहे हैं। तो पलायन पे मेरी ये रचनाएं है। प्रकृति पे मैंने दिया है। और पगडंडियों के पथ जो होते हैं गांव में, कि जो बहुत पतले रास्ते होते हैं, तो पगडंडियों के पथ में किस तरीके से हमारी जो नारी है, गांव की नारी है, वो चलती है लेकिन गिरती भी नहीं है बिल्कुल भी। इतने मतलब उन्हें तो पूरा चलने का तरीका सब पता है। वो गांव से जो है वो शहरों में भी और गांव में भी कहीं भी रह सकती है। तो और मैंने इसमें माँ पे लिखा है, तो माँ पे है। और मैंने भारत की धरोहर हिंदी है। मतलब कई सारे ऐसे कि ये जिंदगी आराम से चल, क्योंकि ज़िंदगी अब इतनी छोटी लगने लगी है कि किसी को एक चीज़ भगवान ने बहुत अच्छा किया है कि आने का समय तो पता है सबको कि कब आना है, 9 महीने माँ के गर्भ में रह के, लेकिन जाने का पता नहीं दिया। नहीं तो लोग आधा उम्र तो उसी में गुजार देते कि हमने मरना है, आधा खून तो उसी में कम हो जाता उनका कि अब इतने दिन बचे हुए हैं हमारे। और तो ये चीज़ें हैं। और एक मैंने लिखी है कि ये जो श्वास है हमारे अंदर चलती है, तो ये श्वास हमारे जीवन का बहुत ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन हमें इसकी मतलब जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। तो इस चीज़ पे लिखी है मैंने। और मैंने श्रृंगार पे लिखी है। हमारे पाठक इस पुस्तक को लेना चाहते हैं तो वो किस तरीके से खरीद सकते हैं, आप बताएँगे? अमेज़न पे है, अमेज़न पे उपलब्ध है। हाँ जी। और तो तब जो मेरी जो हर कविताएँ हैं, तो मेरी जो कविताएँ हैं तो वो मेरी है कि कल्पना से ज़्यादा, मात्र कल्पना पे मैंने 2-3 रचनाएँ लिखी होगी। और मैंने सब अनुभव
जो मुझे अनुभव है उस पे लिखी। अभी एक लड़की कह रही थी कि जब मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी तो उसमें लग रहा है कि पूरा आपने लिखा हुआ है, कि जैसे अभी मेरे साथ ये घटनाएँ घट रही है, तो पूरे तो इसलिए लोगों को ज़्यादा पसंद आ रही है, क्योंकि वो पूरा अनुभव पे लिखा हुआ है। तो उसमें जैसे मैंने अपने लिए लिखी है कि मुझे साहित्यिक नाम कैसे मिला है। मैं लिखती थी पहले ममता जोशी, तो लेकिन बाद में मुझे स्नेहा लगाना पड़ा उसके पीछे। ममता जोशी स्नेहा तो कैसी बनी मैं स्नेहा। तो इस पे 4 पंक्ति रखती हूँ। भाव आते रहे शब्द लिखती गई, मन में था जो जुनू कम न करती गई, प्यार मिलता गया प्रेम लिखती गई, लिखते लिखते ही मैं स्नेहा बन गई, लिखते लिखते ही मैं स्नेहा बन गई। जोशी जी, आपकी एक और कविता मैंने इसमें पढ़ी है जो कि आपने भारत के जो वीर सपूत जो हमारे फौजी साथी हैं उनके लिए लिखी है। तो 2 लाइनें मैं चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि आप 2 लाइनें गुनगुना करके जितने हमारे फौजी दर्शक हैं वो भी सुन सके कि आपकी रचना जो है आप तक हमारे फौजी भाइयों तक पहुँच सके। मेरा मानना है जहाँ तक कि और तो हम सब कुछ लिख देंगे, प्रकृति पे लिख देंगे, प्रेम पे लिख देंगे, करुणा रस में, वीर रस में, जो भी लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा जो मुख्य मतलब अधिकार भी है और हमारा जो मतलब हमारा जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो एक आर्मी वाले के लिए ज़रूर लिखना, भले हमारे घर से हो ना हो, लेकिन हमें पता है कि आज अगर हम सुरक्षित है तो उन्हीं की बदौलत है। माँ भारती का भाले वीरों से ही दमकेगा, माँ भारती का भाले वीरों से ही दमकेगा, पूजा शहीदों की करो नित देश बदलेगा, रच गए हैं शौर्य गाथा अपने लहू से जो, देश हित में शान से बलिदान दे गए जो, उन सपूतों से ही मेरा देश बदलेगा, पूजा शहीदों की करो नित देश बदलेगा, पूजा शहीदों की करो नित देश बदलेगा। क्योंकि हमने भगवान को कहते हैं कि भगवान होते हैं क्योंकि ये हमारा धर्म भी बताता है और हमारी आस्था भी होती है, लेकिन मेरा मानना है कि वर्दी वाले उन्हीं को मैं अपना भगवान मानती हूँ, उन्हीं के वजह से हम आज सुरक्षित हैं। जी, जोशी जी, एक ज़माना हुआ करता था जबकि आज तो बहुत डिजिटल युग हो चुका है। फ़ोन है, एक बटन दबाया 7 समुंदर पार भी आप जो है वीडियो कॉल फेस टू फेस बात कर सकते हैं। लेकिन एक ज़माना हुआ करता था जब चिट्ठी का ज़माना हुआ करता था, जबकि आज यहाँ से चिट्ठी लिखी जाती थी और महीने 2 महीने बाद पहुँचती थी, लेकिन ऐसे उस चिट्ठी में ताज़गी होती थी, ऐसा लगता था जैसे कि वो व्यक्ति सामने पे बैठ कर के हमें वो बातें बोल रहा है। नहीं, तो आपने जो है चिट्ठी पे भी 2-4 जो कविता के जो बोल लिखे हैं, वो भी हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। चिट्ठी की जहाँ तक बात आती है तो आज हमें भी बहुत दुख होता है, क्योंकि सच में चिट्ठी आने से लगता था कि मतलब कोई अपना ही हमारे सामने है, ये नहीं लगता था कि चिट्ठी है। भले मोबाइल आज जैसे मैं पहले कह रही थी कि साहित्य का पिछड़ने का भी कारण मोबाइल है और चिट्ठी का खो जाना भी मोबाइल की क्रांति से ही है। तो मोबाइल से बहुत कुछ ऐसा हो गया है कि जहाँ हमें सुविधाएं तो बहुत मिल रही, पर लेकिन हमने बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया है। तो इसी पे जैसे चिट्ठी पे मेरी एक रचना है, तेरे आने से पहले, तेरे आने से पहले ही मन में लाखों सवाल होते थे, क्या लिखा होगा मेरे लिए दिल में जज्बात होते थे, प्रणाम से शुरू, जब भी हम लिखते थे तो लिखते थे ऊपर से आदरणीय पिताजी प्रणाम, है ना, इस तरीके से। तो प्रणाम से शुरू और धन्यवाद पर ख़त्म, पूरे मैंने गांव का जिक्र
माता पिता और बच्चों की परवाह और अंत में होती मेरी फिक्र। एक नारी कह रही है कि जब उसके हस्बैंड की चिट्ठी आती थी तो लास्ट में, क्योंकि हर कोई सोचते थे कि पिताजी पढ़ लेंगे, माँ पढ़ लेगी, तो हर कोई पहले सबसे पहले अपनी माँ जी पिताजी के लिए लिखते थे और अंत में अपनी बीवी के लिए जो लिखते थे, तो अंत में होती मेरी फिक्र। दर्द छिपा होता, दर्द छिपा होता, खुशी छलकती, तेरे आने से उत्सव होता था, पढ़कर संभालना फिर से पढ़ना। ऐसा क्या लिखा होता था, क्योंकि जब हमें क्या होता था कि बार बार जब याद आती थी तो हम क्या करते थे कि चिट्ठी को खोलते थे, पढ़ते थे, संभाल लेते थे, फिर याद आती थी दोबारा पढ़ लेते हैं, ऐसा क्या लिखा होता था। लेकिन आज है कि मैसेज भी भेज दिया, उसी समय डिलीट हो गया, हमारे पास कुछ है ही नहीं कि दोबारा हम उसे पढ़ सकूं। या जब कभी हम वेदना में होते हैं, तो वेदना में होते थे तो दोबारा उस चीज़ को निकाल के हम पढ़ते थे, तो उससे भी आधा दुख हमारा ख़त्म हो जाता था। लेकिन आज अगर कोई हमारे लिए अच्छे शब्द लिख भी रहे हैं, हमें जहाँ पे वेदना होती है, तो हमें जो थोड़ा संवेदना दिखाता भी है हमारे प्रति, तो वो तो हमने डिलीट कर चुके हैं और इतना याद किसी को रहता नहीं कि क्या क्या लिखा होता था। तो इसीलिए प्यार का एहसास, मीठी मीठी बातें, जब नींद नहीं आती थी पढ़कर कटती थी रातें, सहेलियों को दिखाना और खुश होना, काश लौट के आते वो पल और रातें। कभी दुख तो कभी सुख, वियोग तो संयोग, कितनी भी दूरी हो सबके एहसास कराती है, दिलों को दिल के करीब लाती है वो कागज़ की चिट्ठी जब पास आती है, वो कागज़ की चिट्ठी जब पास आती है। बदलते दौर में चिट्ठी न जाने कहाँ खो गई, बदलते दौर में चिट्ठी न जाने कहाँ खो गई, मोबाइल की क्रांति से चिट्ठी दूर हो गई। कहती स्नेहा वह वक्त फिर से लौट आएगा, चिट्ठी की प्रतीक्षा महीनों तक यूं ही करवाएगा, चिट्ठी की प्रतीक्षा महीनों तक यूं ही करवाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, आपने जो है अपना अमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहूँगा कि आप आज जो हमारे साथ जुड़े थे, ये थे ममता जोशी जी, जो कि साहित्य की विधा से जुड़ी हुई हैं, साहित्य को संजोती हैं, साहित्य को लिखती हैं। इसी विधा से फिर दोबारा मुलाकात करेंगे किसी अन्य व्यक्ति से। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए डीबीएम न्यूज़।